नमस्कार नमस्कार साहब, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कैटलिस्ट प्लस एमसीक्यू आपके आज होने वाले हैं। आपको पता होगा जैसे कि हमारा पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है और लगभग 50 प्रश्नों का समावेश हम इसमें करेंगे। तो देखते हैं कितनों के कितने सही होंगे। आज मैंने बोला ही था आपको लास्ट क्लास के अंदर के अच्छे से रिवीजन करके आना तीनों पार्ट का। ठीक है, आप भौतिक रासायनिक परिवर्तन का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का और कैटलिस्ट का। सबसे पहले हम कैटलिस्ट को पढ़ लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम कैटलिस्ट की देख लेते हैं। कुछ तो हमने पढ़ी है लेकिन कुछ हमारी बाकी रह गई थी, तो आइए हम उन कैटलिस्ट को, है ना, या कुछ पार्ट जो हमारा बाकी था जिसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें देख लेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं बिना किसी देर के साथ, क्योंकि हमें एमसीक्यू भी करने हैं तगड़े वाले। तो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करेंगे, है ना। कैरेक्टर समझते हो ना, वही। ठीक है। ठीक है, तो भैया उत्प्रेरक के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहली चीज देखो, जो चीज हमने पढ़ ली है उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। ये चीज ध्यान रखना। ये उसका गुण होता है कि वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट नॉट स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया को क्या नहीं कर सकता, शुरू नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के अंत में द्रव्यमान और रासायनिक संरचना में है ना अपरिवर्तित रहता है। ये तो हमने देख लिया था। ठीक है। उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। आफ्टर रिएक्शन और इन रिएक्शन। तो ना तो रिएक्शन के अंदर बदलेगा वो, न रिएक्शन के बाद बदलेगा वो। राधे राधे, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक है। अब एक चीज कभी कभी ये आती है, रिएक्शन में उत्प्रेरक ज्यादा होना या कम होना चाहिए, है ना। कभी इस तरह के प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए जितने में रिएक्शन काम कर जाए। क्योंकि ज्यादा मात्रा में होगा तो वो जगह घेरेगा रिएक्शन के अंदर, जो चीजें हमें नहीं चाहिए। क्योंकि रिएक्शन के अंदर ज्यादा जगह घेरना मतलब सीधी सी बात है, उत्पाद प्रभावित होगा। ठीक है। तो एक छोटी सी मात्रा भी वो काम कर देगी। हाँ, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। उत्प्रेरक आमतौर पर प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। एक पदार्थ जो किसी विशेष प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है, अन्य प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक का काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक उत्प्रेरक एक अभिक्रिया में विशेष हो सकता है। सभी अभिक्रिया के लिए नहीं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, साधारण सी बात है।
एमसीक्यू फोल्डर का अलग से बनाइए, नहीं बनेगा, टॉपिक के बाद ही बनेगा। उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर फोल्डर बनाओगे एमसीक्यू 1 2 3, बाद में तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे। 10 यूनिट बनेगी, कौन सा किसका है समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एमसीक्यू यहाँ पर फोल्डर चलते हैं, तो एमसीक्यू का नाम एमसीक्यू ही बन सकता है। तो एमसीक्यू के नाम से अगर सारे ही एमसीक्यू हो जाएंगे तो आपको बाद में ये समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी के लिए तो अच्छा लगेगा, एक टॉपिक दो टॉपिक का, अच्छा ये इसका एमसीक्यू वाला है ये इसका। लेकिन जब 10 यूनिट के 10 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। कंटेंट नाम से रिकॉर्डेड फोल्डर का कंटेंट नाम से एक साइड में वर्ड आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना, रिकॉर्डेड क्लास वहां मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मिल जाएगी आपको, घबराओ मत। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एक बार डल गई थी, लेकिन क्लासेस सारी शो नहीं हो रही थी बच्चों को। हो सकता है आप में से भी कुछ को नहीं दिखी हो, तो मैंने आज वापस डिलीट करवा के आज वापस से डलवाई है तीनों के तीनों। ठीक है, तो आज डल रही है, मे बी शाम तक वो पूरी हो जाएगी, है ना, तो वो मिल जाएगी आपको तीनों। ठीक है, कैटेलिस्ट विश नहीं करवाए। वो अभी इसमें हो जाएंगे। ठीक है। पता नहीं क्या हो गया एकदम से। नंबर 4, उत्प्रेरक, है ना, किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी, एंट्रोपी और मुक्त ऊर्जा, मतलब उसकी जो एनर्जी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते मुक्त मुक्त ऊर्जा में, क्योंकि वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी, कोमा, ठीक है, एंट्रोपी, या फिर हम कह सकते हैं मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये उसमें बदलाव नहीं कर सकता, है ना। इससे सिर्फ एलडीसी का काम होगा, एलडीसी के अलावा किसी एग्जाम का काम नहीं होगा। रोज आप ये पूछकर अपना और मेरा समय जाया न करें। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर एलडीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपका फोकस कोई और एग्जाम है, तो आप ये, है ना, इससे अपने आप को ही दुविधा में डाल रहे हैं, क्योंकि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान वहां है। तो दो नाव पर तेज मत सवार हो, क्योंकि बीच में जिस दिन धारा बढ़ेगी उस दिन दोनों में से आप कहीं के नहीं रहोगे, आप पानी में डूब जाओगे। तो फोकस एक एग्जाम पे कर लो, या तो आप एलडीसी की तैयारी कर लो या आप लेब असिस्टेंट की तैयारी कर लो। ठीक है ना, फॉर्म आप भरो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये चीज कि भाई ये ही होना वही होना, इससे ये हो जाएगा इससे वो हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इससे ग्रुप डी हो जाएगा, भाई फोकस एक क्यों नहीं है आपका। और जब तक एक फोकस नहीं रखोगे सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 2 महीने डेडिकेशन से एलडीसी का पढ़ रहे हो, फिर 2 महीने उसका डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, 2 महीने, भाई साहब आपका आपका फोकस ही नहीं है किसी एक चीज के ऊपर, फोकस ही नहीं है। और जब तक आप एक एग्जाम पर फोकस नहीं, फॉर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं फॉर्म मत भरो, सबके फॉर्म भरो, सबकी एग्जाम दो, लेकिन तैयारी का डायरेक्शन एक ही रखो, मुझे ये निकालना है मतलब ये ही निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 4 चीज अभी आपने किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ी। भाई इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, सर ये इष्टतम तापमान क्या होता है, नंबर 5।
इष्टतम ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, एक विशेष तापमान जिस पर उत्प्रेरक की जो अधिकतम कार्य क्षमता होती है, तो याद रखना एक विशिष्ट ताप जिस पर उत्प्रेरक अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि एक टेम्परेचर वो भी होता है जिसपे ये खत्म हो जाते हैं। तो उस तापमान पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, तो कैटलिस्ट वर्क प्रॉपरली। जिस पर कैटलिस्ट बहुत अच्छे से काम कर सकता है, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ना। टेम्परेचर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए भैया, नंबर 6, समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं? होमोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं? ठीक है, इसी तरह से विषमांगी उत्प्रेरक क्या होंगे? समांगी या विषमांगी? समांगी का मतलब ये होता है कि जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक की समान अवस्था हो। सेम स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। अभिक्रिया में जैसे वो भाग लेने वाला अभिकारक जो होता है, अगर वो ठोस है और आपका उत्प्रेरक भी ठोस है, तो दोनों सॉलिड सॉलिड हो, है ना, दोनों लिक्विड लिक्विड हो या दोनों गैस गैस हो, वो चीज हो रही है। और विषमांगी में क्या होगा? अभिकारक एवं उत्पाद की अलग अलग अवस्था हो। डिफरेंट स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं, जैसे मान लीजिए रिएक्शन में भाग लेने वाला अभिकारक सॉलिड है लेकिन उत्प्रेरक गैस है। जैसे अमोनिया निर्माण में हमने किसको रखा था? निकल को। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस थे, निकल, लेकिन निकल सॉलिड अवस्था में था, वो विषमांगी उत्प्रेरक। तो जहां पर उत्प्रेरक, ये चीज ध्यान रखिएगा, कैसी अवस्था में हो, अपोजिट अवस्था में, या फिर सीधी सी बात है, जो अभिकारक है रिएक्शन में भाग ले रहे हैं वैसी सेम अवस्था नहीं हो, तो उन्हें विषमांगी कहा जाएगा। नंबर 7 के बाद नंबर 8, ठीक है, नकारात्मक उत्प्रेरक या विष उत्प्रेरक या नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। जो अभिक्रिया को धीमा कर दे, रिएक्शन स्लो डाउन बाय कैटलिस्ट। तो जो अभिक्रिया धीमी हो जाए, स्लो हो जाए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर द एग्जांपल, उदाहरण के लिए, नंबर 1, जब हम ग्लिसरॉल नहीं, हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन के लिए H2O2 का यूज करते हैं, है ना।
ग्लिसरॉल जो है यहाँ पर नेगेटिव कैटेलिस्ट होगा, यह नकारात्मक उत्प्रेरक है। ये यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है उसको इतना स्लो डाउन कर देगा कि भैया क्या ही बताएं। इसी तरह से एक नेगेटिव कैटेलिस्ट आपका और होता है, आपने पेट्रोल के अंदर सुना होगा लेड मिलाया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, जहां भी अपोजिट जितनी रिएक्शन मैंने पढ़ाई अब वहां देख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको इतना तो आइडिया है। चलिए, टेट्रा इथाइल लेड, जो टेट्रा इथाइल लेड होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटी नोकिंग सब्सटेंस होता है। सर हिंदी बोलो, हिंदी में क्या होता है, विरोधी दस्तक पदार्थ होता है। ये सर मतलब पेट्रोल बहुत तेजी से आग पकड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। तो पेट्रोल का जो वाष्प होता है उसके जलने के या प्रज्वलन को कम करना, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, पेट्रोल के प्रज्वलन, पेट्रोल वाष्प के प्रज्वलन को कम करना, है ना। गाड़ियों के लिए ये मिलाने के बाद भी ईंधन बहुत तेज होता है वो, लेकिन अगर ये नहीं मिलाया जाए तो पेट्रोल और ज्यादा तेजी से आग पकड़ेगा। तो पेट्रोल कम आग पकड़े इसके लिए पेट्रोल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड नामक केमिकल मिलाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये भी एज अ नेगेटिव ही यूज में लाया जाता है, ये भी नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये वही चीजें हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीजें कैटलिस्ट में मैंने पढ़ाई, सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक। देखो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा डीप और भी जाएंगे कैटलिस्ट पढ़ने में, मैं 10 दिन तक कैटलिस्ट पढ़ाता रहूंगा। अब इंडस्ट्री उठा लेंगे, इस इंडस्ट्री में ये कैटलिस्ट होता है, लेकिन बात यह है क्या इतना डीप आएगा भी नहीं। हमसे बेसिक लेवल और एडवांस लेवल पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल नहीं पूछते, क्योंकि इंडस्ट्रियां हजारों की संख्या में है, हर किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी केमिकल का यूज होता है, तो नहीं आएगा। तो इंडस्ट्रियल हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, ओके। चलिए, क्या अब आप तैयार हैं यहां से। है ना, फर्स्ट यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए क्या आप सभी तैयार हैं, बताओ जल्दी से। आपका गला ठीक हो जाएगा, आप नींबू का काढ़ा पी लीजिए। ठीक है भाई, आज ही चलिए, खांसी वैसे सर्दी गई, नाक ठीक हुई, छींकें ठीक हुई। अब मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, इधर मैं बीमार होता हूँ और आज तक का रिकॉर्ड है कि जब जब मैं बीमार हुआ हूँ उसी ड्यूरेशन में कहीं जाना हुआ है, ठीक है। अभी तबीयत खराब थी और शुक्रवार की शाम को मैं, है ना, निकला ग्वालियर के लिए, तो रात में 10 बजे बैठा, सुबह 6 बजे ग्वालियर मीटअप था। तो ग्वालियर के बच्चों से मिले और शाम होते होते 4-5 तो वहीं बज गई ग्राउंड में। उसके बाद में फिर एक दो, है ना, जगह जाना था, तो वहां पर आते आते रात की 9-10 बज गई, ठीक है। फिर खाना वाना खाते खाते रात की 1 बज गई, फिर सुबह किला वगैरह घूमा तो पानी फिर चेंज हो गया। फिर संडे का भी दिन हो गया, फिर रात की 6:30 या 7 बजे के आसपास बस थी, 4 बजे उज्जैन उतरे, सुबह 3:50 या 3:30 पे 4 पे उज्जैन उतरे, फिर आए, है ना। तो मौसम चेंज हो गया, हवाएं चेंज हो गई और सारी चीजें देखने को वही, है ना। तो हो सकता है उससे भी हो गया हो। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। चलो भैया, 50 से ज्यादा ही है ना, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। आप जवाब देंगे फटाफट और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, निम्न कथन पर विचार करना है और जवाब देना है। लोहे का है ना, चुंबकीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। बादलों का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन का मिश्रण है।
तो भाई सिंपल सी बात है, बादल बनना एक भौतिक परिवर्तन की घटना है, मौसम परिवर्तन है, और मौसम लगातार बदलते हैं, तो ये नहीं होगा, ये सही है, ये सही है, पहला और तीसरा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक शुद्ध रासायनिक परिवर्तन का सबसे सटीक उदाहरण है जहां ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया, मतलब ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। जल का विद्युत अपघटन, लोहे में जंग एक्सोथर्मिक होता है, रासायनिक श्वसन, श्वसन में हम ऊष्मा लेते हैं कि छोड़ते हैं, सोचने वाली बात है। जब आप सांस लेते हो तो ऊष्मा बाहर निकलती है। चूने के पत्थर, चूने के पत्थर का शुष्क या गर्म होना, तो भाई चूने के पत्थर का गर्म होना तो वो ठंडा भी हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन ये तो आपकी 100% कैसी है, ऊष्मा छेपी है, एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा बाहर निकलती है यहां से। ठीक है, तो जल का विद्युत अपघटन जब करते हैं तो ऊष्मा ग्रहण की जाती है, और दिस इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अब यहां पर चूने का पत्थर, ये आपका भैया सीधी सी बात है भौतिक परिवर्तन है, ऊष्मा शोषी भले ही है, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। सॉरी, छेपी कर दिया। ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। चलिए अगला प्रश्न। जब कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डाली जाती है तो रंग बदल जाता है, और रंग बदलना कौन सा चेंज होता है, मैंने आपको पढ़ाया, बताइए। रंग बदलना कौन सा चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन, सबसे मेन चीज। ठीक है, तो भौतिक नहीं हो सकता, ठीक है, रासायनिक हो सकता है, भौतिक नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक ऊष्मा छेपी। भाई कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डाली जाती है तो रंग बदल कर, है ना, क्योंकि वो क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट, FeSO4 बना लेता है, और फेरस सल्फेट बन रहा है कॉपर सल्फेट से, तो वहां पर क्या हो गया भैया, सीधी सी बात है, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉजिक लगाना होगा, केमिकल तो है लेकिन कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण आपको, है ना, सिंपल सा फंडा है, पता है क्या ना, कि प्रक्रिया को भौतिक परिवर्तन क्यों माना जाता है। जैसे कि आपने नमक का पानी बनाया, गर्म किया, पानी उड़ गया, नमक रह गए, तो नमक क्या है, क्रिस्टल है ना। चीनी का पानी था, आपने गर्म किया तो क्रिस्टल रह गए। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं, कभी भी नहीं बदलते, वही बने रहते हैं, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। तो क्योंकि इसमें रासायनिक बंध टूटते हैं, है ना, रासायनिक गुण वही रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है प्रश्नों का लेवल, लग रहा है अब स्तर, लग रहा है प्रश्नों का, मजा आ रहा है। चलो अगला। क्रिस्टलीकरण को एक भौतिक परिवर्तन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें नए रासायनिक बंध बनते हैं। इसमें केवल अणुओं की व्यवस्था बदलती है, उनकी रासायनिक प्रकृति नहीं। मतलब आकार अलग हो गया है लेकिन गुण नहीं बदले हैं, तो ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। पहले वाला ऑप्शन अलग था, इस वाले का ऑप्शन फिर अलग है ना, तो है वही चीज लेकिन ऑप्शन में अंतर है। लोहे पर जंग लगने के लिए Fe2O3.X बनना कैसी प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन तो है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो लोहे में जंग लगना केमिकल चेंज है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन केमिकल चेंज कब होता है, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और नमी के साथ क्रिया करता है तो XH2O आता है। मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और हट भी रही है, मतलब कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एक साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ है यहाँ पर, प्लस रिडक्शन भी हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो दोनों का एक साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो लोहे में जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया का मेन एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में धूप, है ना, देखो सीधी सी बात है, AgCl 2AgCl होता है। अब सनलाइट जब सूर्य का प्रकाश होता है तब ये टूट करके, है ना, सिल्वर और साथ में एक गैस अलग हो जाती है क्लोरीन। तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन ही होगा। लेकिन क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। और ये जो होता है ये सिल्वर, ये ग्रे कलर का होता है ना दोस्त, याद रखिएगा। और कौन सी गैस निकली यहां से, क्लोरीन गैस का निकलना यहां पर देखा जाता है। क्योंकि अब आप कहोगे सर ये नहीं पढ़ा है, भाई केमिकल रिएक्शन है ना, तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक, है ना, परिवर्तन है, इसलिए रासायनिक अपघटन है। तो वर्ड में परिवर्तन होंगे, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप हमेशा एक चीज को ध्यान रखें, आप कभी ये सोचे कि सर ऐसा होगा, नहीं। अगली चीज की बात करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है। तो भाई मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो भैया 2MgO बनता है।
क्या बनता है, MgO। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब हम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम है ना 2MgO नहीं बनेगा, ये केमिकल चेंज है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। MgOH ट्वाइस कब बनता है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर पानी को मिलाया जाता है तब आपका MgOH ट्वाइस बनता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न। भोजन का खराब होना है ना, आपसे प्रश्न दो तरह से पूछ सकते हैं। भोजन का खराब होना कौन सी प्रक्रिया है, या ये पूछ सकते हैं बताइए रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का खराब होना। तो भैया भोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो भोजन का खराब होना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन रेंसिडिटी O2 की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब कि क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, क्योंकि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन तो है, लेकिन साथ ही साथ में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतःश्वसन, इनहेलेशन, जब आप सांस फेफड़ों में भरते हो और जब सांस छोड़ते हो, तो ये कह रहे हैं गैसों का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है। गैसों का एक्सचेंज, तो गैसों का आदान प्रदान हुआ, विसरण हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, भौतिक परिवर्तन। सांस लेना और छोड़ना, इट्स केमिकल चेंज। लेकिन अगर ये बोलता कि ऑक्सीजन ने रक्त में जाकर के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ने ये चीज बनाई, है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो प्यारे दोस्त याद रखिएगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो जाती। फोटोक्रोमेटिक चश्मे के लेंस का धूप में काला होना, भाई वो लेंस डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो धूप में क्या हो रहा है, काला हो रहा है ना। माना कि वो रासायनिक परिवर्तन हो सकता है क्योंकि वो सनलाइट की रिएक्शन में आकर के ये चीज हो रही है, तो क्या वो रासायनिक परिवर्तन स्थायी है, नहीं। ऐसे केमिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल केमिकल चेंज है, क्योंकि जैसे ही छांव में आओगे वो वापस से, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है प्यारे दोस्त, किसी चीज का रंग बदलना कौन सा परिवर्तन होता है, याद करो, मैंने जो गुण का एक चार्ट पढ़ाया था, रंग बदलना केमिकल चेंज है। लेकिन जैसे ही छांव में आओगे उसका कलर वापस वही हो जाएगा, इसलिए ये रिवर्सिबल होगा। ठीक है, क्या रिकॉर्डेड क्लास होगी वो आपकी, हाँ जी हाँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मेरी ही पढ़ाई हुई है। चलिए, चूने के पत्थर को बहुत अधिक गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में बदल जाता है। चूने के पत्थर या लाइमस्टोन को बहुत अधिक गर्म करने पर CaCO3 जो होता है उसे ही लाइमस्टोन कहा जाता है। जब इसको गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में इसमें से गैस निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल चेंज है। तो चूने के पत्थर को जब भी बदला जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। भैया देखो, केवल अवस्था नहीं बदलती, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, वो केमिकल चेंज होगा। अब केमिकल चेंज कौन सा है, वो अपने अंदर ऊष्मा, अब देखो इसने लिखा ही है चूने के पत्थर को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करोगे तो अपने अंदर ऊष्मा लेगा कि बाहर निकालेगा। लॉजिक लगाओ, आधी चीजें तो प्रश्न में ही दे रखी है। तो ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है, भैया सीधी सी बात है, अपने अंदर ऊष्मा ले रहा है। अपने अंदर ऊष्मा ले रहा है मतलब ऊष्मा को ग्रहण करेगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, है ना, जब हम लोहे के बुरादे और सल्फर पाउडर को गर्म करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है। भाई सिंपल सी बात है, आपने लोहे की क्रिया किसके साथ करा दी है, सल्फर के साथ करा दी है ना, FeS2, है ना, बनेगा आपका, सल्फर के 2 मॉलिक्यूल आपने लिए हैं। तो आयरन सल्फाइड एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों है भैया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, मिश्रण का रंग काला हो जाता है, 100% हो जाएगा। अब चुंबक लोहे को अलग नहीं कर सकता, है ना भाई, सिंपल सी बात है, चुंबक जो होगा वो सल्फाइड के कारण ये चीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। इसमें नई रासायनिक संरचना, केमिकल रिएक्शन के बाद नया ही तो पदार्थ बनता है। ओप्रोक्स सभी यहां पर सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ग्लूकोज का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन है, ग्लूकोज को पानी में घुला है, बताइए कौन सा परिवर्तन है। भाई ग्लूकोज उड़ जाएगा तो पानी वही रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा ग्लूकोज रह जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक और किसी में तो नहीं है ना, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। ग्लूकोज का टूटना केमिकल होता है। रेंसिडिटी, खाने का दुर्गंध मारना को रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन रोकना है ना। तो ये किस प्रक्रिया को रोकती है, रासायनिक ऑक्सीडेशन को रोकती है। मैंने कहा था ना इस प्रश्न को दो तरह से पूछते हैं, पहले ही बताया था। चलिए,
स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है कि जंग न लगे। और जंग लगती कब है? तो जंग में एक तो लोहा होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड है ना, पानी होता है, लेकिन पानी गैस स्टेट में होगा। इन तीन चीजों के कारण जंग लगती है। तो क्रोमियम सबसे मेन चीज होती है स्टेनलेस स्टील के अंदर, और कार्बन उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तांबा नहीं मिलाते, जस्ता नहीं मिलाते, तांबा और जस्ता नहीं मिलाते, ये चीज ध्यान रखना। चांदी तो मिलाते ही नहीं है, इतनी महंगी चीज थोड़ी मिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना और जलना क्या कहलाता है? जैसे पेट कागज बहुत जल्दी जलेगा, लकड़ी है ना, कागज और लकड़ी को माचिस की तीली से जलाएंगे, कौन जल्दी जलेगा? कि सर कागज जल्दी जलेगा। तो कागज का जल्दी जलना ये बता रहा है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है लकड़ी की तुलना में। तो किसी भी चीज का जलना, भाई सीधी सी बात है, ज्वलन ताप का मतलब क्या हो जाएगा? किसी ज्वलन ताप के बाद वो जलेगा। और किसी भी चीज कोई जलेगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा? वो प्रकाश के साथ साथ में भैया ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो जब कोई चीज जल रही है तो उसका जलना ऑलवेज केमिकल चेंज होता है भैया, सिंपल सी बात है। केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, और ऐसी घटनाएं रासायनिक परिवर्तन के साथ में एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, अपने अंदर से ऊष्मा बाहर निकालेगी। लकड़ी जलेगी तो ऊष्मा बाहर जाएगी कि अंदर आएगी? कि सर अंदर आएगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। ये चीज ध्यान रखना। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये CO2 बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। NaOH प्लस HCl, यहाँ Na का भैया सीधी सी बात है +1 है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी +1 है। यहाँ क्लोरीन का -1 है, यहाँ भी क्लोरीन का -1 है। यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ हाइड्रोजन का भी 2 बार आया तो 2 बार +1 हो जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन का +1 है, तो भैया ये गुणा 2 हो जाएगा। मतलब कि इस अभिक्रिया में देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम ज्यादा नहीं हुए, तो ऑक्सीडेशन नंबर का बदलाव नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या जो है, वो नंबर क्या है? सेम है ना, तो सेम है, समान है। ये सिर्फ और सिर्फ उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, तो सोल्ट के साथ में वाटर बनता है। नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहेबिटर में, इनहेबिटर कैटलिस्ट को काम नहीं करने देता, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो करता है, वो काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? इनहेबिटर कैटलिस्ट के चारों ओर आकर के बैठ जाएगा, वो उसे काम नहीं करने देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो इनहेबिटर कहलाते हैं। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट इस तरह से काम करते हैं कि भैया वो रिएक्शन फास्ट को स्लो कर देता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज करता है, नेगेटिव स्लो करता है। इनहेबिटर इन दोनों की रिएक्शन की प्रोसेस को कम करने का काम कर देगा। नेगेटिव वाले को नेगेटिव नहीं करने देगा, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव नहीं करने देगा। ठीक है, चलिए अब देखो, यहां तो ना ऑक्सीडेशन हुआ है न ही रिडक्शन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन व रिडक्शन दोनों नहीं है। ठीक है, अब कार्बन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है भैया? वैलेंसी उसकी होती है 4, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, मतलब -4। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से ये चीज भी साबित हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन तो 100% दिख रहा है। जिंक ऑक्साइड से CO बन गया, मतलब इसने ऑक्सीजन त्यागा है, इसने लिया है। हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का आना भैया, इसका +1 × 2 हो गया, और इसका -1 × 2 हो गया, तो ये 2HCl हो गया। तो किसी के अंदर भी नहीं है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर हम बात करें तो वो इसमें तो नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, रिडक्शन किस में हो रहा है। माना कि इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन है, लेकिन इसमें तो ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। तो रेडॉक्स की जगह हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन या अपचयन नहीं है। शायद ये पूछना चाह रहे होंगे कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ना तो ऑक्सीकरण हुआ है ना अपचयन हुआ है। लेकिन अगर ये भी प्रश्न है तब भी आंसर ये सही है, और वैसा भी होता तब भी ये सही होता, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सेम हुए ना बेटा, सेम होने पर ही तो आंसर गलत होता है। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया मैंने, जाके देखना। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, घटेगा तो रिडक्शन। सेम होने पर ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। सेम वही तो चीज है, सेम नहीं होना चाहिए। फिर से जाके देखो। ठीक है, चलिए। किसी पदार्थ से ऑक्सीकरण का हटना और हाइड्रोजन का जोड़ना।
ऑक्सीजन हटे और हाइड्रोजन जुड़े अपचयन होता है। ठीक है, निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? चलो बताओ, केमिकल रिएक्शन है, बताओ। बहुत बढ़िया। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण में भैया सीधी सी बात है, यहां पर CuO देखोगे तो ये कॉपर हो गया, तो भैया CuO का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। किसका होगा? जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है वही होगा ना। तो ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? H2O बना है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। दिस इज राइट आंसर, है ना भैया, इसका अपचयन हुआ है। नेक्स्ट, चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरना किस प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है? रेंसिडिटी, विकृति गंधता को रोकने के लिए, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें लोहे का क्या होता है? आयरन होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है ना, और वो Fe2O3 बना लेता है, पॉइंट X H2O पानी मिलने पर बनता है। ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब सीधी सी बात है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, कोई विशेष चीज नहीं है। चलो, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण का क्या मतलब होता है? देखो, पहले कहते थे ऑक्सीजन जुड़ जाए, आज कहते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ग्रहण करेगा तो वो अपचयन होगा, आज की डेफिनेशन में रिडक्शन होगा। ठीक है, और भैया सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, त्याग कर रहा है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित होता है। दूसरे को ऑक्सीकृत करता है और खुद अपचयित होता है। दूसरे को अपचयित करता है और खुद क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उल्टा पूछते तो, है ना, ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और अपचायक क्या होता है? दो से ज्यादा क्या, स्वयं ऑक्सीकृत होता है। चलिए, उत्प्रेरक नहीं होगा। जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन त्याग करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 2H2O प्लस Cl2 में अपचायक एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अभी हमने देखा है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं भैया? कौन होते हैं? जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा हो। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जिसमें जुड़ रहा हो। MnO2 तो क्या हो जाएगा? MnO2 से MnCl2 बन गया, नहीं होगा भैया, इसका अपचयन हुआ है, तो अपचयन तो भैया ऑक्सीकारक हो जाएगा। HCl से H2O बन गया, देखो यहां पर, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है? वो बिहेवियर करेगा अपचायक की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, क्यों है? क्योंकि भैया मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक सफेद कलर की रोशनी होती है और यह राख होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है और यह दहन है। किसी भी चीज का दहन होना सीधी सी बात है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब सीधी सी बात है ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, मतलब ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसके साथ में। नेक्स्ट, वसायुक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट क्यों मिलाए जाते हैं? भाई सीधी सी बात है, वसायुक्त जो भोजन होगा वो O2 की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? जैसे चिप्स के पैकेट 3-4 महीने तक वो चिप्स खराब नहीं होती बाजार के, हमारे घर पे 4 दिन में बासने लगती है, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। तो ये जो होते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, ये उसके ऑक्सीकरण को रोकेंगे, तो ऑक्सीकरण की दर को धीमा कर देते हैं, सिंपल सी बात है ना। भोजन को भारी बनाने में भोजन का रंग रंग वगैरह नहीं बदलते, ऑक्सीकरण को स्लो कर देंगे, प्रोसेस को धीमा कर देंगे, सबसे सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो भाई, अगला, श्वसन को एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि श्वसन की प्रोसेस में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज है ना, इस O2 की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सेल में टूटता है, तो इससे हम क्या बनाते हैं? 38 ATP जनरेट करते हैं, है ना। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ता है और 38 ATP बनाता है, दो बनाने में खर्च करता है। आप सभी ने ये स्कूल लाइफ में पढ़ा ही होगा। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है C6H12O6 होती है,
इसमें 6O2 ऑक्सीजन के जो आते हैं वो चीज होगी। यहां से निकलेगी सबसे पहले 6CO2, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होते हैं। ये वही होती है जो हमारे फेफड़े वापस छोड़ते हैं, और 6 मॉलिक्यूल यहां से काई के बन जाएंगे पानी के, और साथ ही साथ एक ग्लूकोज के टूटने पर 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होते हैं। इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये यहां पर 100% आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग यहां से। ग्लूकोज में कार्बन की औसत ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ये एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, आपके एग्जाम के सिर्फ 3 पेपर हैं, जिनमें टोटल मिला के 20 प्रश्न हैं, और मैं आपको कम से कम 500 प्रश्न करवाऊंगा, तो सारे तो आए हुए नहीं है। ये चीज मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, पीवाई क्यों करवाओगे सारे सर? भाई साहब आपके एलडीसी के मुझे बताइए, क्या इतने पेपर हुए हैं कि आपके मोर देन 500 क्वेश्चन होंगे? ये है ना, सीधी सी बात है, 10 यूनिट है आपकी, ठीक है 10 यूनिट है आपकी, और 10 यूनिट के हिसाब से मैं हर के 50 प्रश्न कराऊं, तो 500 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे बताइए कि आपके एलडीसी के इतने पेपर हुए हैं कि 500 से ज्यादा एमसीक्यू हो? भाई अभी तक आपके टोटल मिलाकर के 2 बार एग्जाम कंडक्ट हुई है, 2023 नए पैटर्न पर, और 18 वाला तो बहुत पुराना पैटर्न है, 18-19 का। तो भाई साहब 18-19 वाले का तो मैं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस एग्जाम में 8-9 साल का डिफरेंस हो जाए, तब के और अब के लेवल में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो उसमें मुश्किल से 20-22 प्रश्न है। तो क्या आपको मैं 22 पीवाईक्यू करवा दूं तो आपकी संतुष्टि हो जाएगी कि सर ये मत कराओ जो आप 500 कराने वाले हो? तो मैं भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि आपके पीवाईक्यू 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 का जवाब मैं अभी तक देते हुए आ रहा हूं। तो भाई आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं यार, थोड़ा समझो कि यार एग्जाम ही एक बार हुआ है, 7-8 प्रश्न पहले आए थे, टोटल मिला करके 20-22 प्रश्न हैं सारे पीवाईक्यू मिला करके। हर एग्जाम भाई, एलडीसी का सिलेबस ही नहीं है हर एग्जाम का, मैं राजस्थान एसआई के क्वेश्चन क्यों कराऊं इसमें? सोचो थोड़ा सा, तुम दिमाग लगाओ कि मैं आपको राजस्थान पुलिस के प्रश्न क्यों कराऊं इसमें, सिलेबस ही नहीं है उसका इससे सेम, क्यों करवाऊंगा यार? आप थोड़ा लॉजिक भी तो लगाओ। सिलेबस सेम है क्या एलडीसी का? है ना, आरपीएस है ना, आरएस से सेम है क्या? राजस्थान एसआई से सेम है क्या? नहीं है ना। तो जब सिलेबस सेम नहीं है तो मैं उनके प्रश्न यहाँ क्यों कराऊंगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ। सोचने वाली बात। मैं करवा देता, सिलेबस सेम होता, मैं वहां के प्रश्न भी ले आता। सोचो आप थोड़ा, है ना, आप सद्बुद्धि, हाँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान के हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अलग अलग जगह से इन प्रश्नों का समावेश लाया हूं, कुछ मैंने बनाए भी हैं, है ना, लेकिन ये नहीं है कि 100% सारे ही आए हुए हैं। हाँ, इनमें से अगर मैं 50 प्रश्न 60 प्रश्न ला रहा हूं, तो 25 से 30 प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के हैं, लेकिन वो राजस्थान के ही हैं, ये नहीं बोल दूंगा मैं। ठीक है, उम्मीद है अब बात समझ में आई होगी। ग्लूकोज C6H12O6 में कार्बन की औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? अब देखो सीधी सी बात है, कार्बन की पूछी है तो 6 इंटू हम एक्स कर देंगे। हाइड्रोजन की +1 होती है हमें पता है, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 बार आया है। ऑक्सीजन की -2 होती है, 6 बार आया है, तो भाई सीधी सी बात है 6, और 6 इंटू -12, ठीक है, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो 6s प्लस का 12 प्लस 6×2 = 12, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अरे सॉरी, बार छंग तो 72 होगा, कुछ मैंने क्या कर दिया, -2 होगा यार ये, ठीक है, -2, तो 6×2 = 12, प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -6। ठीक, कुछ गलती करी है, 2% करी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। काई की पूछी है, कार्बन की औसत ऑक्सीकरण संख्या, दो चीजें हैं, एक एवरेज आए, एक ऑक्सीडेशन नंबर आए, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है, हमने बिल्कुल सही किया है, घबराओ मत। ठीक, आइएगा, यहां से आया 6x, हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है, तो 12 × 1, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, तो 6 × -2 बराबर 0। तो 6x प्लस का 12 प्लस 6×2 = 12 माइनस का 12 बराबर 0। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, 12 से 12 गया, तो x बराबर -6।
कितने मॉलिक्यूल है? 6, 6 से 6 कटेगा तो माइनस का आएगा। यहाँ तो वैलेंसी नहीं है यार, ये कुछ तो गड़बड़ है ना। ए तो हो ही नहीं सकता, प्लस का 4 कैसे आएगा? कार्बन की होती है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। कितनी आई? कार्बन की 6 आई माइनस की। अब देखो यहाँ पर क्या चीज होगी। कार्बन की 6 आई, कितने नंबर है टोटल? के सर 6 हैं। तो 6/6, क्योंकि हमसे क्या पूछी है? औसत, एवरेज। एवरेज क्या होता है? जितने टोटल होते हैं उनसे टोटल का भाग दिया जाएगा, 0। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। इन्होंने ये नहीं पूछा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीकरण संख्या, एवरेज पूछा है। एवरेज मतलब कटेगा। ठीक है, या फिर आप उसको ये कर सकते हैं 0/6, जो भी चीज है, लेकिन वो 6/6 होगा, तो जिससे वो 0 आंसर आएगा। है ना? और आप कहोगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर माइनस का 6, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 आने के बाद +0 है, -0 है, 0 0 ही होता है, वहां साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं? 5 व्यक्ति हैं, सबका वजन 5-5 किलो है, तो सबको जोड़ देंगे भैया, 3 4 5, है ना, बटा 5 करना पड़ता है, तो 25/5, तो एवरेज क्या आता है? कि सर 5 आता है। और 5 ही व्यक्ति हैं, एक एक का वजन 5 है, तो 5 एकम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ये चीज होगी। है ना? पर यहाँ तो एक आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। मैं सही कर रहा हूँ कुछ? आएगा तो 0, क्योंकि +4 -4 तो हो नहीं सकता, प्लस का 1 हो नहीं सकता। ये तो देखने पे ही पता चल रहा है कि या तो 6 आता माइनस का, या फिर 0। 6x = 0 क्या होगा सर? आप क्लास देखिए, आप क्लास देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ओ सही है, गड़बड़ अपन ही कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही किया। 6x बराबर क्या गया? 0। तो x बराबर 0/6, और 0/6 ये गुणे में इधर भाग में जाएगा ना, 0। और 0 में किसी का भी एवरेज निकालो, 0 ही आएगा। है, ऑप्शन गलत नहीं है। प्रश्न मैंने डिजाइन करा है, मैंने खुद बनाया है प्रश्न। अरे भाई साहब, ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा। ठीक है, मैं भी बायोलॉजी का मास्टर हूँ, इतना परिपक्व मैथ्स नहीं है मेरा, लेकिन इतना तो पता है कि प्रश्न मैंने बनाया है तो सही बनाया है। मेहनत करिए यार, ऐसे थोड़ी ना। CaOCl2 में मौजूद 2 क्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? कैल्शियम का कितना होता है? प्लस का 2, एक बार आया प्लस। ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। क्लोरीन कितनी बार आया? नहीं पता, x। ठीक है, × 2, 2x हो जाएगा, ये बराबर 0। ये से ये गया, तो x बराबर 0/2 हो सकता है ये, तो x बराबर 0 भी हो सकता है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ चीज समझने वाली है कि क्या 0 हो सकता है? अगर 0 हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2, क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन सिंगल की माइनस होती है, क्लोरीन की +2 होती है। क्या अब यहां पर हम क्या लगाएं? ठीक है, कि 0 और -1 पॉसिबल नहीं है कि -1 हो। ठीक है। अब यहां पर ऐसी स्थिति में जहां डिक्लेयर कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कि सिर्फ क्योंकि 2 नंबर है, तो अब ऐसा नंबर देखिए जिनके बीच में 0 आता हो। इससे आगे इस साइड में -1 होगा, इस साइड में +1 होगा, तो +1 -1। है ना? ये टाइप मैंने नहीं करवाया, इसको ध्यान रखना। फिर ऐसी स्थिति में जब फंस जाओ, तो ये देखना कि भैया इसके एक आगे का ले लो, इसके एक पीछे का ले लो, या तो +1 होगा या -1, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 1 अगर करोगे, प्लस का 1 माइनस का 1 0 होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं आप एक में से एक घटा दो, तो क्या बचेगा? कि सर 0 बचेगा। तो 0 इज द राइट आंसर। तो या तो वो +1 होगा या एक -1 होगा। तो हमको 2 का पूछा है, तो हमको 0 करना है। तो हम 2 को 0 कैसे कर सकते हैं? एक क्लोरीन की हमने +1 मान ली, एक क्लोरीन की हमने -1 मान ली, 0 हो गई। ठीक है, तो एक की +1, एक की -1। ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अभिक्रिया के दौरान बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन, तो ऑक्सीकरण होगा। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है? बताइए। अरे भैया हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, इंसान है यार। हैं?
सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है ना, जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं, क्रिया फास्ट होने लगती है। ठीक है, क्योंकि देखो अभिक्रिया की ऊष्मा बढ़ाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, ये कुछ भी नहीं होता। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बताइए। बहुत बढ़िया, निकल का यूज करते हैं। ठीक है, अमोनिया बनाने की हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो हेबर विधि में कौन आता है, लोहा का चूर्ण। तांबा नहीं, सूक्ष्म विभाजित लोहा, फाइनली डिवाइड, वही होता है, चूर्ण ही बोलते हैं इसको। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नहीं होता। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, पोटेशियम की कितनी होती है, +1 गुणा 2 प्लस, है ना, 2x की निकालनी है, प्लस 7 माइनस का 2 बराबर में 0, 2 प्लस का 2x, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो भैया कितना हो जाएगा, 12, और 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर 12/2, तो x बराबर कितना हो गया, 6, प्लस का 6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बताइए। +1 गुणा 2 प्लस 2x इक्वल टू 0, 2 प्लस 2x बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 2x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2/2, x बराबर माइनस का 1। ठीक है, 2H2S प्लस SO2 3S 2H2O, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हुआ है, क्या पूछा, ऑक्सीकारक, माफ कीजिएगा। तो ऑक्सीकारक कौन होता है, जिसका अपचयन हो रहा हो, जो खुद अपचयित हो रहा हो वो ऑक्सीकारक। देखो कौन है, अपचयन अभिक्रिया क्या कहती है, ऑक्सीजन का दूर हटना, SO2। जब तांबे के चूर्ण को गर्म किया जाता है उस पर काली परत चढ़ जाती है, यह परत क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इतना तो पता चल गया कि ये केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, 100% रासायनिक परिवर्तन है। तांबे के चूर्ण को गर्म करने पर अगर वो काला हो जाए तो वो कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, दोस्त याद रखना, जब भी काली परत चढ़ जाए किसी चूर्ण को गर्म करने पर तो वो कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर के ऑक्साइड है वो, CuO है। अब इंग्लिश में अब कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ऑक्साइड ही बोलना पड़ेगा, नहीं देवता क्या बोलूं बताओ, कॉपर ऑक्साइड का हिंदी नाम बता दो मेरे को, तांबे का ऑक्साइड, पर ऑक्साइड वर्ड तो वही होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, भाई सिंपल सी बात है। तो कुछ वर्ड जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश के रहेंगे, है ना, आपको पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो साइंस विज्ञान आपको पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश के कुछ शब्द आए ही नहीं तो पढ़ना छोड़ना पड़ेगा, है ना, कुछ शब्द तो आएंगे। अब अगला प्रश्न जैसे मैं ले रहा हूं, अब HCl को क्या बोलोगे हिंदी में, हिंदी में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंग्लिश में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं ये वर्ड बोलता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, क्या बोलूं मैं, बता दो मुझे, पेट का अम्ल। आपको मैं 50 बार समझा चुका हूं, मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं आपके लिए, लेकिन इनके नाम नहीं बदल सकता मैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्लोरीन में बदलना, 2HCl से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए और क्लोरीन गैस अलग हो जाए, हाइड्रोजन का अलग होना अपचयन होता है, कि ऑक्सीकरण होता है, कि सर ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन। चलो, है ना, आज का समय हो गया, आपकी अगली क्लास है, इसके बाद के जितने भी 10-15 और प्रश्न बाकी हैं वो मैं कल करवाऊंगा आपको, क्लास शुरू होने से पहले, फिर हम नया टॉपिक शुरू कर लेंगे।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आज के कितने सही हुए बताइएगा।